तो आज इंतखाबी जंग है। दो अहम रियासतों में वोटिंग होगी और तेलंगाना में वोटिंग शुरू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मतलब वोटिंग शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और 7 हमारी घड़ी के मुताबिक बज चुके हैं, यानी तेलंगाना में वोटिंग शुरू हो गई है, पोलिंग शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में 119 असेंबली सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है और लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश देखा जा रहा है। खासतौर से अगर तेलंगाना की हम बात करते हैं तो यहां पर तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और खासतौर से यहां 2014 से इख्तिदार में रही टीआरएस ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसके अलावा अगर कौमी पार्टियों की बात करें, बड़ी पार्टियों की बात करें, तो कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और फिर टीआरएस की अगर हम बात करते हैं तो केसीआर और उनके बेटे केटीआर, तमाम पार्टियों के लीडरान ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया है। और आज का दिन अवाम का दिन है और देखना यह दिलचस्प होगा कि अवाम अपनी तरफ से क्या कुछ फैसला करते हैं। लेकिन न्यूज 18 उर्दू हमेशा की तरह सबसे पहले आज की कवरेज अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा और न्यूज 18 उर्दू हमेशा की तरह आज भी तेलंगाना और राजस्थान के अवाम से यही अपील कर रहा है कि सबसे पहले सुबह उठते ही जब आपकी आंख खोले तो सबसे पहले अपना वोट डालिए, क्योंकि जमहूरियत का जश्न है और इस जश्न में जरूर शामिल होइए। 5 साल के बाद ही आपको यह बड़ा मौका मिलता है जब आप किसी उम्मीदवार के हक में, जब किसी पार्टी के हक में आप फैसला करते हैं और यह फैसला ऐसा हो कि इस पे मुस्तकबिल में आपको पछताना ना पड़े। आप ऐसा उम्मीदवार चुनकर लाइए जो आपके मुस्तकबिल का जामिन हो, जो आपके बुनियादी जो मसाइल हैं उन्हें एक तरह से हल कर सके, जो उम्मीदवार ऐसा हो जो आपके मुस्तकबिल पे, आपकी उम्मीदों पर एक तरह से खरा उतर सके। तेलंगाना की अगर हम इंतखाबी जंग की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में पोलिंग या वोटिंग सुबह 8 बजे से, यानी ठीक 1 घंटे के बाद से शुरू होगी और तेलंगाना में पोलिंग शुरू हो चुकी है। 119 सीटों पर यहां पर पोलिंग जारी है। और अगर 2014 की हम बात करते हैं तो टीआरएस के खाते में कुल 63 सीटें गई थीं जो सरकार इख्तिदार में थी और इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थीं। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले ये इंतखाबात तेलंगाना में हुए थे। इसके अलावा टीडीपी की बात करें, टीडीपी ने 2014 में 15 सीटें जीती थी और एमआईएम के खाते में 7 सीटें 2014 में गई थी। क्योंकि अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, हैदराबाद यहां की दारुल हुकूमत है और जब हैदराबाद का जिक्र आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिक्र जरूर होता है। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, पोलिंग बूथ की यह तस्वीर है जहां पर इंतजामिया और इंतजामात पूरे तरह से तैयार हैं। इंतजामिया ने तमाम तरह की सहूलियात वोटरों के लिए रखी हैं। हर तरह के जो जरूरी इकदाम होते हैं वो उठाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक पोलिंग बूथ के बाहर की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से इंतजामिया चौकस है और अब लोग वोट करने के लिए आने भी लगे हैं, पोलिंग बूथ का रुख करने लगे हैं। सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है, मतलब अभी अभी ये पोलिंग शुरू हुई है। क्योंकि आज तेलंगाना के अगर हम मौसम की बात करें, खासतौर से हैदराबाद के मौसम की बात करें, तो सुबह में हल्की सी ठंड है जिसकी वजह से हो सकता है कि सुबह में लोगों में उतना जोशो खरोश ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा लोगों में भी एक तरह की गर्मी आएगी, लोगों में भी जोशो खरोश आएगा और लोग जमहूरियत के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 2014 में जैसा हमने देखा था कि यहां पर बहुत अच्छी और बम्पर वोटिंग हुई थी, उसी तरह से आज भी हम उम्मीद करते हैं कि 2018 के आज की पोलिंग में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जमहूरियत का यह जश्न शानदार तरीके से लोग मनाएंगे। शुरुआती तौर पर यह तस्वीरें तेलंगाना से हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं और लोग जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह की सहूलियात एक तरह से पोलिंग बूथ पर मैसर रखी गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। वोटर्स को, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना होने पाए, शफाफ तरीके से पोलिंग हो, वोटिंग हो, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हर तरह के एहतियाती कदम एक तरह से उठाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि तेलंगाना के इंतखाबात को किस तरह से देखा जाए। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर
भावना के नाम पर और एक तरह से जज्बात के नाम पर 2014 के इंतखाबात हुए थे। केसीआर को तेलंगाना बनाने का मसीहा एक तरह से मानकर लोगों ने वोट किया था, लेकिन 2014 से 2018 आते आते तस्वीर बहुत कुछ बदल चुकी है। और खासतौर से अगर हम बात करें पिछले 3 महीने में रियासत तेलंगाना की जो इंतखाबी तस्वीर है वो बहुत ज्यादा बदल गई है। 3 महीने पहले तक कहा जा रहा था कि केसीआर अकेले दम पर तेलंगाना में फिर आएंगे और इख्तिदार में आएंगे और हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से जो सियासी मंजरनामा है काफी ज्यादा बदला है। कांग्रेस और टीडीपी और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर अपना एक अहम फ्रंट बनाया है, पीपुल्स फ्रंट बनाया है, जिसे महाकुटुंबी भी कहा जाता है। और इस सियासत का ये जो गठबंधन हुआ, जो इत्तेहाद हुआ है, इसका असर 2019 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा अगर ये इत्तेहाद यहां पर कामयाब होता है। इसके अलावा अगर केसीआर की हम बात करें तो बहुत ज्यादा मकबूल लीडर एक तरह से हैं, और इनके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का भी एक तरह से इम्तिहान यहां पर होगा। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, कई बार तेलंगाना का उन्होंने दौरा किया है। और इन सब के बीच हम हैदराबाद की मजबूत और रिवायती पार्टी एमआईएम को नहीं भूल सकते हैं। एमआईएम ने भी इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है। 8 उम्मीदवार उसने मैदान में उतारे हैं। 2014 में 7 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीतकर असेंबली पहुंचे थे, और इस बार भी असदुद्दीन अवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी और पूरी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है इन 7 सीटों पर। तो तेलंगाना के जो भी नतायज होंगे वो जाहिर सी बात है कि बहुत अहमियत के हामिल होंगे, और तमाम पार्टियों के लिए, चाहे वो टीआरएस की बात कर लें, बीजेपी या कांग्रेस की बात कर लें, या टीडीपी जो एक इत्तेहाद पीपुल्स फ्रंट जो बना है, उसके लिए भी ये नतायज बहुत अहमियत के हामिल हैं। 2000 और ये निजामाबाद की तस्वीरें इस वक्त आई हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि वोटरों में काफी जोशो खरोश है। खवातीन भी देखिए सुबह सुबह सारे काम छोड़कर अपने बच्चों को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। और सुनिए, in the service of the nation by casting my vote. So sir, moreover we can see that many will not be utilizing their votes, and then they will not be. तो एक वोटर पहुंचे थे वोट करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा एक तरह से हक है और हम मुल्क की खिदमत करेंगे अगर वोट देंगे, और वोट देना हमारा एक तरह से हक है। सुनिए असेंबली। थैंक यू। उन्होंने कहा कि हम बेहतरीन उम्मीदवार को चुनकर लाना चाहते हैं जो हमारे मुस्तकबिल का जामिन हो। और लोगों में निजामाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू पर आप देख पा रहे हैं। निजामाबाद से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोगों में काफी ज्यादा जोशो खरोश आज के पोलिंग को लेकर दिख रहा है। ईवीएम के जरिए और वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना में ईवीएम के अलावा वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग कतारों में खड़े हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तेलंगाना में मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है, जिसकी वजह से लोग हो सकता है कि शुरुआती 1-8 घंटों में कम निकलें, लेकिन खवातीन में भी काफी ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिला, और खवातीन भी बड़ी तादाद में वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। तो आज 2 रियासतों में पोलिंग है। अब से कुछ देर में, मतलब ठीक 8 बजे राजस्थान में पोलिंग होगी, और तेलंगाना में पोलिंग ठीक 7 बजे शुरू हो चुकी है। यह निजामाबाद की पहली तस्वीरें। सिक्योरिटी के भी यहां पर सख्त और चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक सभी सियासी लीडरों की किस्मत वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगी। 11 दिसंबर को पता चलेगा कि सियासत के इस मैदान जंग में किसने बाजी मारी और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक नजर डाल लेते हैं तेलंगाना के तेलंगाना में टीआरएस अपने इख्तिदार को बचाने की जद्दोजहद में नजर आ रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी और एमआईएम का सीधा मुकाबला है। जमहूरियत के इस जश्न में फैसला आवाम को करना है, वो किसे जिताते हैं और किसे इख्तिदार से बाहर करते हैं। टीआरएस अपने तरक्याती और फलाही कामों की बुनियाद पर जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी हस्बे रिवायत नफरत की सियासत के बल पर मैदान में है।
लेकिन कांग्रेस के इत्तेहाद ने इन सभी की नींदें हराम कर रखी हैं। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद पहली मर्तबा इंतखाब हो रहा है। देखना होगा कि क्या तेलंगाना के राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके तारीख रकम करते हैं। रियासत तेलंगाना में जीत हार का फैसला काफी अहमियत का हामिल रहेगा, बल्कि इसके नताइज 2019 का नक्शा भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पहली तस्वीरें तेलंगाना की आनी शुरू हो गई हैं, जहां पर ठीक अब से 10 मिनट पहले वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये पोलिंग चलेगी, वोटिंग चलेगी और लोगों में सुबह से ही एक जोशो खरोश दिख रहा है। हालांकि तेलंगाना का मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन फिर भी लोग जमहूरियत के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। निजामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर मर्दों के साथ खवातीन भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं वोट करने के लिए। और ये जाहिर करता है कि लोगों में जमहूरियत के इस जश्न को लेकर कितनी ज्यादा खुशी है, कितना जोशो खरोश है कि लोग सुबह होते ही और 7 बजते ही अपने घरों से वोट करने के लिए पहुंच गए हैं। तेलंगाना की खासतौर से अगर हम बात करें तो तमाम पार्टियों के लीडरान ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी तेलंगाना में और सबने बढ़ चढ़कर आवाम से वादे किए हैं। चाहे इंतखाबी मंशूर की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें, तमाम वादे लोगों से किए गए हैं। लेकिन आज आवाम का दिन है, लोगों का दिन है कि वो इन वादों पर कितना भरोसा करते हैं, क्या कुछ अपने उम्मीदवार को लेकर सोचते हैं, क्या कुछ किस तरह से वो पार्टियों का इंतखाब करेंगे और किन वादों को लेकर अपने जहन में क्या कुछ लेकर आज वोटर से निकलेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। और यही हम समझेंगे कि आखिर तेलंगाना की सियासी तस्वीर क्या कुछ होगी, क्या कुछ होने वाला है, या पिछले 4.5 साल तेलंगाना के अवाम के लिए कैसे रहे। इस पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी आज के इंतखाबात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, जो कि बीजेपी लीडर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और अरुण पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दोनों अपने मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले अरुण पांडे जी, तेलंगाना में 7 बजते ही मतलब 10 मिनट पहले पोलिंग शुरू हो चुकी है। आज की पोलिंग को लेकर खासतौर से अगर हम तेलंगाना पर फोकस करें, क्योंकि राजस्थान में अभी कुछ और वक्त बचा है, 1 घंटे के बाद पोलिंग शुरू होगी 8 बजे। तेलंगाना की पोलिंग को, तेलंगाना के की पॉलिटिक्स को, यहां के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसे किस तरह से आप देखते हैं पहली नजर में, अरुण पांडे जी? देखिए, तेलंगाना तो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि केसीआर को पहले माना जा रहा था कि ये पूरी तरह जीत रहे हैं, और लेकिन 2014 के जो इलेक्शन थे उसमें भी केसीआर की बड़ी कन्विंसिंग जीत नहीं हुई थी। उनको 34% के आसपास वोट मिले थे और एकदम बहुमत से थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर थे वो। बाद में तो खैर वो बहुत से विधायकों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और 90 तक पहुंच गए थे। अब क्या हुआ है कि कांग्रेस ने जो टेक्टिकल अलायंस किया है जी, और इसके सबकी कंबाइंड वोट यदि जोड़े तो ये 40% के आसपास पहुंच जाती है। मतलब केसीआर की जो पुरानी 2014 की वोट है उससे 6% ज्यादा। तो केसीआर को ये 6% का गैप बड़ा टफ हो रहा। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले जो चुनाव के आखिरी के हफ्ते में केसीआर ने बहुत एक्शन बढ़ा दिया था और अपनी रैलियां डबल कर दी थी जी। तो ये तेलंगाना में, अच्छा, तेलंगाना का एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ आ गए हैं। अगर ये सफल रहा तो ये बगल में आंध्र प्रदेश में भी रिप्लिकेट होगा और इसके बाद 2019 के लिए बहुत बड़े गठबंधन की इमारत, मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां मिलकर जो एक बड़ा समूह बना है, पीपुल्स फ्रंट जो बना है, यानी अरुण मिश्रा जी आपके कहने का, अरुण पांडे जी आपके कहने का मतलब ये कि अगर ये यहां पर कामयाब होता है तजुर्बा, तो 2019 और उससे पहले आंध्र प्रदेश में भी एक तरह से आजमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में आजमाया जाएगा। और ये वाला एक्सपेरिमेंट इसलिए इनकी नींदें उड़ाया हुआ है क्योंकि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां पर जो ओवैसी जी की पार्टी है जी, वो ये माना जा रहा है कि वो टीआरएस का सपोर्ट कर रही है, और अलग से लोग कहते हैं कि बीजेपी भी शायद टेक्निकली टीआरएस का सपोर्ट कर रही, ताकि
ये वाला गठबंधन उस तरह सफल ना हो जी। तो ये इंटरेस्टिंग ओवैसी के लिए भी होगा कि क्या उनको जो 50% के आसपास वोट मिलते हैं उनके इलाके में वो मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल देखिए जनता तो बहुत समझदार होती है, तो वो किस हिसाब से वोट करते हैं, बिल्कुल क्या वो भी इस थ्योरी को बाय करते हैं कि बीजेपी और ओवैसी जी टेक्निकली टीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं, माने एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं जी। तो ये वाला इसलिए तेलंगाना पे सबकी नजर है। तेलंगाना राज्य भले छोटा है लेकिन इसके रिपरकशन राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े पैमाने पे होने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा अरुण पांडे जी, ये तो बात हुई एक तरह से जो पीपुल्स फ्रंट बना है वो और वर्सेस टीआरएस। बीजेपी को कहां पर आप पाते हैं, क्योंकि यहां पर तीन अहम एक तरह से देख लीजिए तो पार्टियां हैं। एक तरह से कांग्रेस का जो पीपुल्स फ्रंट है वो, और टीआरएस और बीजेपी। बीजेपी को कहां पर आप पाते हैं तेलंगाना में? तेलंगाना में बीजेपी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। बीजेपी के वोट तो हैं, हर जगह थोड़े थोड़े वोट हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ बड़ा प्लेयर नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चंद्रबाबू नायडू कुछ दिन पहले एनडीए सरकार से अलग हुए, वो उसका एक ट्रिगर पॉइंट ये भी था कि उनको लग रहा था कि नायडू के एवज में टीआरएस को टेक्निकल सपोर्ट बीजेपी की तरफ से मिल रहा है, वो भी एक वजह थी। तो इसलिए बीजेपी तो एक तरह से फेंस सिटर है, वहां से देख रही है कि क्या सिनारियो बन रहा है। इसलिए बीजेपी की भी पूरी कोशिश होगी कि टीआरएस को ही फायदा हो, बिल्कुल, क्योंकि टीआरएस को फायदा होने से कम ये कंसोलिडेशन जो बना है और ये वाला, क्योंकि ये यदि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो दूसरी जगह भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट की 2019 में भी आजमाया जाएगा जी। बिल्कुल। तो इसलिए बीजेपी तो बस ये इस तरीका, ये उसकी रणनीति होगी कि किसी भी तरह इस एक्सपेरिमेंट को सफल ना होने दिया जाए, भले टीआरएस को अभी मोमेंटरी फायदा मिल जाए, क्योंकि टीआरएस अल्टीमेटली आगे यदि टीआरएस की यहां सरकार बनती है तो एक जो है क्राउन इन ज्वेल इन लोगों के हाथ नहीं लगेगा, इस गठबंधन के हाथ। बिल्कुल। लेकिन आशीष मिश्रा जी जो कि बीजेपी लीडर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो शायद आपकी बात से अरुण पांडे जी सहमत नहीं होंगे कि तेलंगाना में बीजेपी बड़ा प्लेयर नहीं है। आशीष मिश्रा जी जी क्या कहेंगे तेलंगाना में बीजेपी की पोजीशन को लेकर? या बीजेपी, क्योंकि सहरुखी मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी भी एक अहम पार्टी है। बिल्कुल है, हम वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, हमें पता है। हम काफ़ी अच्छे काम किए हैं। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकारें हैं बल्कि उनके हिसाब से हमने जो काम किया है, या फिर जिस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ की जनता भी इस चीज़ को अच्छी से देखेंगे और मुझे लगता है कि हमारे फेवर में वो वोट करेंगे। ठीक है, इस बीच मेरा मानना है जी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम अपने रिपोर्टर संजय तिवारी के पास चलेंगे, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय तिवारी, तकरीबन 18 से 15 मिनट से 18 मिनट की वोटिंग हो चुकी है सुबह। मौसम कैसा हैदराबाद में है और लोगों में कितना उत्साह, कितना जोशो खरोश देखा जा रहा है आज की पोलिंग को लेकर? अबू, जैसा कि आपने पूछा, मौसम जो है हैदराबाद का जाहिर तौर पर सुबह से अभी कोई धूप नहीं है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग आना शुरू हो गए। मैं इस समय हैदराबाद के खैरताबाद में एक पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो सुबह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। 7 बजे से जैसे जो समय था उस हिसाब से पोलिंग का यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर लोगों की कतार लगना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सुबह से यहाँ पर कतार में लगे हैं। 7 बजे से लोग आना शुरू हो गए और वो यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। इसमें तमाम नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं जो अपने वोट के लिए सुबह से निकले हुए हैं। एक नौजवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुबह सुबह पोलिंग के लिए आप आए हैं, क्या इश्यूज हैं जो आपके दिमाग में है पोलिंग से पहले? Polling se pehले होता है, we are looking for the next 5 years administration. I am doing my duty. और एक अच्छी सरकार आप चाहते हैं आपके दिमाग में? Obviously. एक अच्छी सरकार के लिए और सुबह से वोट करने के लिए लोग यहाँ पर निकले हुए। महिलाएं भी सुबह से निकल के आ गई हैं यहाँ पर और कई तरह के यंगस्टर्स भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं, सर सुबह 7 बजे आप अपने घर से पोलिंग के लिए निकल आए, क्या दिमाग में है इस समय, क्या किस तरह की सरकार चाहिए? कुछ नहीं भैया, साफ अच्छा सरकार चाहिए, सब लोगों का भलाई होना चाहिए, बस उतना ही।
सीधी सी बात है, और जल्दी वोट करना चाह रहे थे, काम खत्म करना चाह रहे अपना। फ्री हो जाएंगे सुबह सुबह सर, अपना वोट अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी निभा दें। हाँ जी। देखिए, एक अच्छे नागरिक के तरह से लोग यहाँ पर सुबह से आए हैं और उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पूरी लाइन कतारों में लगी हुई है, कुछ बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, सुबह घर से निकल के आए, मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, सीधे यहाँ पर पोलिंग के लिए आ गए? जी, योगा करता हूँ, अभी जाने के बाद योगा करता हूँ। अपना योगा जो सुबह करते हैं वो छोड़ के पहले पोलिंग करने आए हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पहला जो उनका फर्ज है वो निभा दें और उसके बाद चलें। कुछ महिला भी आप खड़े सुबह निकल के आए हैं, किस तरह की सरकार चुन रहे हैं, दिमाग में क्या है अभी? डेवलपमेंट सरकार, वनु इज डेवलपिंग। ठीक है। या डेवलपमेंट, विकास इनका ऑब्जेक्टिव है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं पूरी तस्वीर है किस तरह से वाइट करके कि लाइन लगी हुई है यहाँ पर खैरताबाद में, और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इस समय जो पोलिंग के लिए, और वो उनका उद्देश्य है कि जल्दी से सुबह अपना पोलिंग करके चले जाएं और उसके बाद दिन भर में फ्री हो जाए। तो लोग लाइन कतारें लगना शुरू हो गई हैं और यही कमोवेश हालात हैदराबाद के कई पोलिंग स्टेशन से हमको जानकारियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल संजय, जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोगों ने जवाब में यही कहा कि भाई वो डेवलपमेंट, तरक्की या विकास चाहते हैं और उसी को जहन में रखकर आज पोल करने के लिए और वोट करने के लिए आए हैं। संजय, क्या लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, मौसम में थोड़ी सी गर्मी आएगी, वैसे लोगों में भी गर्मी आएगी, लोगों का भी उत्साह और जोशो खरोश बढ़ेगा? बिल्कुल, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लोग जो है वो उत्साह बढ़ता जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पे लोग पोलिंग के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। दोपहर में खाने के वक्त हो सकता है दोपहर में 2 बजे के आसपास थोड़ा सा पोलिंग की रफ्तार कम हो, जो खाने का वक्त हो, फिर शाम के टाइम में बहुत सारा लोग निकलते हैं। तो जो लास्ट ईयर लास्ट टर्म में जिस तरह से पोलिंग हुआ था, 68.9% पोलिंग दर्ज हुआ था, इस बार इलेक्शन कमीशन को उम्मीद है कि वो ट्रेंड जो है उसको वो अब राइज करेगा और कुल मिला के 70% से ज्यादा पोलिंग की उम्मीद है। अब अगर 70% से ज्यादा पोलिंग होती है तो वो किस दिशा में जाएगी, ये बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट उस पर विचार कर सकते हैं कि वो सरकार के पक्ष में जाएगी या सरकार के खिलाफ जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं वो दरवाजे की तरफ के किस तरह से लोग चले आ रहे हैं, लगातार लाइन में लगने के लिए सुबह से निकले हुए हैं। एक लेडी देखिए, आप देख सकते हैं चली आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं। और खास बात अबू इस बार ये है कि 7 लाख मतदाता जो हैं वो नए जुड़े हैं, जिनकी 18 से 19 साल की उम्र है, और वो ऐसे मतदाता जो है वो 7 लाख मतदाता हैं जो जिनकी उम्र जो है 18 से एकदम पहली बार वोट करने आएंगे, और जाहिर तौर पे उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जब वो पोल करेंगे तो कई फैसले पे बड़ा असर डाल सकते हैं यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 2,80,000 से ज़्यादा मतदाता, 2 करोड़ माफ कीजिएगा, 2,80,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं और 1,821 उम्मीदवार हैं। तो उनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। तेलंगाना में आने वाले समय में कौन राज करेगा, किसकी सरकार होगी, ये आज तय हो जाएगा। जी अबू। बिल्कुल संजय, बहुत मुख्तसर में अगर हमें बता पाएं कि आज की पोलिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में दूसरी रियासतों में हमने देखा था कि जैसे ही पोलिंग शुरू हुई थी ईवीएम में बहुत सी गड़बड़ी की खबरें आई थी। यहां से कोई इस तरह की खबर तो नहीं है अब तक? अबू अभी तक तो किसी ईवीएम में कोई किसी तरह की गड़बड़ी की खबर हमारे पास नहीं आई है। हालांकि अभी शुरुआत ही है, हो सकता है कि कुछ देर बाद इस तरह की एक आध खबरें या कुछ खबरें आए। लेकिन जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से काफी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने रिजर्व में कुछ ईवीएम रखी हुई हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंजीनियर तैनात है, साथ ही 2 हेलीकॉप्टर रखे गए हैं रिजर्व में। किसी भी तरह की कोई जरूरत होगी तो वो उस हिसाब से असिस्टेंस दे सके, या ईवीएम वहां पहुंचाना है, या कोई किसी तरह की कोई कैजुअलिटी है तो उसमें वो मदद करने के लिए। तो चुनाव आयोग का दावा है कि उनने पर्याप्त इंतजाम किए हैं और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या खड़ी होती है तो तुरंत उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। जी अबू। बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर आएंगे और आपसे अपडेट लेंगे। जाहिर सी बात है कि हैदराबाद में जैसा कि संजय बता रहे थे कि मौसम ठंडा है लेकिन लोगों में गर्मी है। 7 बजते ही लोग अपने घरों से निकलने लगे और लोगों में आज की पोलिंग को लेकर एक तरह से जोशो खरोश है, लोगों में उत्साह है और लोग बड़ी तादाद में अभी से अपने घरों से निकलने लगे। और जैसा कि संजय बता रहे थे कि जैसे जैसे मौसम चढ़ेगा, वक्त आगे बढ़ेगा, लोगों में और ज्यादा एक तरह से जमहूरियत के इस जश्न को लेकर और ज्यादा जोशो खरोश होगा और लोग बड़ी तादाद में निकल कर आएंगे। संजय, आपके पास फिर हम आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। इसके अलावा आशीष मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अरुण पांडे जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तेलंगाना के आज के इंतखाबात में क्या कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है, क्योंकि सियासी तस्वीर 2014 के मुकाबले में बहुत कुछ बदल चुकी है 2018 आते आते। तो तेलंगाना और राजस्थान यानी इन दो रियासतों के अवाम आज ईवीएम में उम्मीदवारों और पार्टियों की किस्मत एक तरह से बंद कर देंगे। आज अवाम का दिन है, जमहूरियत का जश्न है और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने नाजरीन से, खासतौर से जो लोग राजस्थान में या तेलंगाना में न्यूज़ 18 उर्दू देख रहे हैं, उनसे बार बार यही अपील कर रहा है कि भाई आज सारे काम छोड़ दीजिए और सबसे पहले जमहूरियत के जश्न में शामिल होइए, अपना वोट डालकर आइए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। लगातार हमारी नजर आज की पोलिंग पर बनी हुई है। राजस्थान में अब से कुछ देर बाद ठीक आधे घंटे के बाद पोलिंग शुरू होगी, जबकि तेलंगाना में सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो चुकी है। हमने आपको एक तस्वीर खैरताबाद की दिखाई थी, जहां पर बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अनीसुर रहमान चार मीनार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अरबाज से जयपुर और राजस्थान के हालात जानने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दो खास मेहमान आशीष मिश्रा जी जो कि बीजेपी लीडर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे साहब जो कि सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनीसुर रहमान, आपके पास ही आना चाहेंगे। आधा घंटा हो गया है, आप हैदराबाद के दिल चार मीनार पर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीर चार मीनार की है, कितना लोगों में जोशो खरोश है आज की पोलिंग को लेकर? अनीस। देखिए अबू, मैं चार मीनार के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पोलिंग स्टेशन है, सरदार महल। वहाँ पर थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग थोड़ा इधर आए हुए हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है, लोग आ रहे हैं। अभी जो है रफ्तार धीमी है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद लोग और आएंगे। मैं ये बताता चलूँ अबू के इस इलेक्शंस में हैदराबाद के जो शहर हैदराबाद में जो असेंबली के हल्के जात हैं, उसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो पुराना शहर हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ समझा जाता है। इस बार ख़ास तौर पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये हल्के असेंबली चार मीनार है और इसके जो मुत्तसिला जो कॉन्स्टिट्यूंसी है याकूतपुरा, इन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। उसके अलावा एक और हल्के असेंबली है जो मलकपेट है। ये तीन हल्के असेंबली ख़ास तौर पर जो है ख़ास तौर पर लोग जो है इसको देख रहे हैं। मीडिया में काफ़ी कवरेज हो रहा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो इनकी जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं उनसे काफ़ी सख्त मुकाबला दरपेश है। तो सूरत हाल ये है अबू के हैदराबाद में, पुराने शहर हैदराबाद में पोलिंग शुरू हो चुकी है। लोग आ रहे हैं और जो है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं। अबू बिल्कुल अनीस, क्योंकि हैदराबाद का मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ी सी ठंडी है, लेकिन लोगों में इन इंतखाबात को लेकर, आज की पोलिंग को लेकर गर्मी है। क्या जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों में भी जो एक स्पीड है, लोगों की जो रफ्तार है, वो भी बढ़ेगी? जी अबू, यही यहाँ की जो रिवायत है हैदराबाद शहर की, तो सुबह में यहाँ पर जो है, क्योंकि ये अर्बन एरिया है, लोग सुबह थोड़ा देर से उठते हैं, तो यही यहाँ पर देखा जाता है कि जो दोपहर के बाद काफ़ी लोग आते हैं और शाम के वक्त में ज़्यादा यहाँ राय दही का तनासुब बढ़ जाता है। और आज जुमा भी है, तो ये समझा जा रहा है कि जुमा की नमाज के बाद लोग जो है नमाज पढ़ने के बाद काफ़ी तादाद में पोलिंग बूथ की तरफ राग़िब होंगे। अबू बिल्कुल, चलिए जयपुर का रुख करते हैं। अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जयपुर राजस्थान में भी पोलिंग शुरू होने वाली है। अरबाज, क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ठीक काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है, आधा घंटा और बचा है राजस्थान वालों के पास वोट करने के लिए। क्या कुछ तस्वीर है जयपुर की? जी बिल्कुल, जश्न जमहूरियत की शुरुआत होने वाली है और जिस तरीके से भी आपने बताया कि लोगों को अपने इस हक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिस तरीके से वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में शरीक होते हैं और जो एक शुरुआत होने वाली है राजस्थान के अंदर एक नई सरकार की, वो अब से आधे घंटे में जितने भी लोग हैं जो कि इस लायक हैं, जिनका वोट अभी इस बार है, वो वोट देने जाएंगे और 8 बजे से राजस्थान में इलेक्शन के लिए जो वोटिंग होनी है उसकी शुरुआत होगी। और जिस तरीके के यहाँ हालात हैं, मैं आपको बता दूं कि 4 करोड़ 74 लाख
से ज्यादा जो वोटर हैं इस बार यहाँ पर वोट करेंगे। एक तरफ तेलंगाना में वोटिंग हो रही है जो कि हिंदुस्तान का सबसे नया स्टेट है, दूसरी तरफ राजस्थान में वोटिंग हो रही है जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ पर जिस तरह के हालात है मैं आपको बता दूं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकायदा 20,20,000 से ज्यादा नए जो लोग हैं इस बार वोटिंग करेंगे। और जैसा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, आप देख सकते हैं कि 2013 में जब यहां पर इलेक्शन हुए थे, जब वो जो एक सोशल रिवोल्यूशन अगर कहा जाए तो वो नहीं आई थी। अब एक दौर बदल चुका है, नई जनरेशन आ चुकी है, बहुत सारे नए वोटर आ चुके हैं। 199 जो असेंबली यहां पर है इलाके, वहां पर ये बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं और जो 2000 से ज्यादा यहां पर जो उम्मीदवार हैं मैदान में हैं वो बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि यहां पर इलेक्शन के अंदर अपनी किस्मत को आजमाएं और वोट हासिल करके राजस्थान असेंबली तक अपना रास्ता तय करें। फिलहाल जिस तरह के हालात हैं यहां पर एक जो रामगढ़ अलवर की एक असेंबली सीट है, वहां पर जो एक उम्मीदवार की बेवक्त मौत हो जाने की वजह से इस सीट पर इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद में 199 टोटल सीट है राजस्थान के अंदर जिन पे फिलहाल यहां पर इलेक्शन होना है। और जिस तरह की तैयारियां हैं मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर यहां पर जो 199 सीटें हैं उन पर 4,74,00,000 जो यहां पर वोटर हैं वो वोट करेंगे, जिनमें से तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब मर्द हैं और 2.25 करोड़ के करीब यहां पर ख्वातीन है जो कि वोट करने जाएंगी। जिस तरह की तैयारियां हैं उसमें 5 लाख से ज्यादा जो है जवानों को बुलाया गया है। अलग अलग जगह तैयारियां की गई हैं। जयपुर वो सबसे बड़ी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग की जाएगी। 2000 से ज्यादा यहां पर पोलिंग बूथ लगाए गए हैं, जबकि प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है राजस्थान का जहां पर महज 573 जो है पोलिंग बूथ लगाए गए हैं। यहां पर तैयारियां पूरी की गई है, मुस्तैदी से लोगों के लिए अवेयरनेस का काम भी किया गया है और अपना मैसेज देने की कोशिश की जा रही है दूर दूर तक कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि राजस्थान की अगर कुछ इलेक्शंस की जो लोगों की वोटिंग की परसेंटेज है उस पर अगर नजर डाली जाए वो कम रहती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यहां पर कोशिश की है कि लोगों के अंदर बेदारी लाई जाए, वो अपने हक का इस्तेमाल करें यहां पर आकर के बाकायदा। और राजस्थान में जिस तरीके से इलेक्शन है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सीधी टक्कर है, कांग्रेस यहां पर 194 सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि बीजेपी पूरी 199 सीट पर यहां पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। ये पूरी तैयारियां हैं। अरबाज आपसे और जानकारी लेंगे। इस वक्त बड़ी और अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बता दें कि मारूफ आलिम दीन मौलाना असरारुल हक कासमी का इंतकाल हो गया। आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ है। किशनगंज से रुकने पार्लियामेंट भी थे मौलाना असरारुल हक कासमी। आपको बताते चलें कि मौलाना देवबंद के रुकने शूरा भी थे। इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता दें, किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक कासमी का इंतकाल हो गया। वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हैं और उस वक्त मौलाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट बने थे जब मुल्क में बीजेपी की एक लहर चल रही थी और पूरी तरह से बीजेपी इक्तदार में आई थी। उस वक्त कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट बनकर आए थे मौलाना असरारुल हक कासमी साहब। तो किशनगंज से मौलाना असरारुल हक कासमी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट थे और आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी दुखद खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। सुबह 3:30 बजे इंतकाल हुआ है। क्या कुछ रिएक्शन और रद्द-ए-अमल वहां के लोगों का है, क्योंकि एक जज्बाती जुड़ाव था मौलाना असरारुल हक कासमी का किशनगंज और वहां के लोगों से। आशीष जी, मौलाना साहब काफी मिलनसार व्यक्ति रहे हैं। आज 3 बजे के करीब सर्किट हाउस में उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और निजी नर्सिंग होम में उन्हें ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोगों में काफी शोक की लहर है। जी अबू बिल्कुल आशीष, आपको याद होगा कि 2014 में जब बीजेपी की मुल्क में लहर चल रही थी और बीजेपी पूरे तौर से सत्ता में आई थी, उस वक्त इतने नाजुक और इतने इंपॉर्टेंट वक्त पर असरारुल हक कासमी ने अपनी सीट बचाई थी किशनगंज की कांग्रेस की। जी, मौलाना साहब ने कांग्रेस की लाज बताई थी और उस लहर में भी अपनी जीत दर्ज कराकर एक पहचान छोड़ा था और लोगों को काफी उम्मीद भी थी उनके उन पे खरा भी उतरे हैं। अब तक
बहुत सारे ऐसे काज रहे हैं जो उन्होंने इस इलाके में कराया है, और जिससे आज लोग की बहुत बड़ी तादाद में 3 बजे करीब मिट्टी दिया जाएगा, जो 3 बजे पैतृक गांव में उनके टप्पू बस्ती है, वहां पे लोग इकट्ठे होंगे आज 3 बजे। जी बिल्कुल। और आशीष, अगर हम बात करें तो साहित्य का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मौलाना सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे स्पीकर भी थे। जी जी जी, बहुत अच्छे राइटर थे। उनकी स्कूल भी है, टप्पू बस्ती में एक स्कूल है जो बहुत सालों से वो चला रहे थे, और एजुकेशन लाइन में जगह जगह वो जाते थे, तकरीर भी करते थे, और बढ़ावा के लिए बहुत सारे ऐसे काज किए गए उनके द्वारा। बिल्कुल आशीष, इसे एक तरह से किशनगंज के आवाम के लिए तो बड़ा झटका कहेंगे ही, कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान। जी, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके में एक वही थे जो यहाँ से किशनगंज से कांग्रेस को एक सीट दिलाए थे, उस स्थिति में जबकि कांग्रेस के पास गिने चुने सीट आए थे। बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी अफसोसनाक खबर और बड़ी खबर, मारूफ आलिम दीन मौलाना असरारुल हक कासमी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनका आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। किशनगंज से रुकने पार्लियामेंट भी थे, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट थे मौलाना असरारुल हक कासमी। मौलाना दारुल उलूम देवबंद के रुकने शोरा भी थे, और कई अहम बहुत अच्छे राइटर, आपके कई मज़ामीन पेपर्स और मैगजीन में आते रहते थे, और बहुत अच्छे मुकर्रिर भी माने जाते थे मौलाना असरारुल हक कासमी, लेकिन अब हमारे दरमियान नहीं रहे। कांग्रेस के लिए और ख़ासतौर से कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। किशनगंज के अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिस तरह से ये खबर हमारे दरमियान आई है। और लगातार हम इंतखाबात पर नजर बनाए हुए हैं। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष मिश्रा जी बीजेपी लीडर, और अरुण पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन इंतखाबात पर बातचीत करने के लिए। अरुण पांडे जी, लगातार हम चुनावी दंगल की बात कर रहे हैं। आज 2 जगहों पर पोलिंग हो रही है। राजस्थान में अब से कुछ देर बाद पोलिंग शुरू होगी, और तेलंगाना में सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो गई है। अरुण पांडे जी, काफी देर से आप इंतजार भी कर रहे हैं, और आशीष मिश्रा जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरुण पांडे जी, तेलंगाना की अगर खासतौर से हम बात करते हैं, 2014 में जो चुनाव तेलंगाना में हुए थे, वो एक तरह से जज्बात के चुनाव थे, भावना से जुड़े हुए एक तरह से चुनाव थे, क्योंकि पहली बार तेलंगाना यहां के लोगों को मिला था लंबे इंतजार के बाद। लेकिन 2018 आते आते किस तरह का बदलाव आप पाते हैं पांडे जी? तेलंगाना में ये वाले चुनाव इसलिए भी अब ज्यादा, देखिए 2014 तो शुरुआती था तेलंगाना, उसी समय अलग हुआ था। 2018 का ये चुनाव दरअसल 2019 का सेमीफाइनल है। अच्छा, इसलिए महत्वपूर्ण है। केसीआर का आप देखिए कामकाज के लिहाज से, तो केसीआर ने इतनी वेलफेयर स्कीम अपनाई है कि उनको भरोसा, पहले ये माना जा रहा था जब उन्होंने प्रीपोन भी कराया इलेक्शन 6 महीने के आसपास, ये आमतौर पे लोकसभा के साथ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले करा दिया, 9 महीने पहले सोच के कि उनने इतनी सारी स्कीम लगाई हैं, तरह तरह की, किसानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, छोटे छोटे मजदूरों के लिए है, कि उनको लग रहा था कि इसके सहारे उनकी नैया पार निकल जाएगी। और करीब करीब हर वर्ग के लिए वो उन्होंने दी है। एक उनकी स्कीम है जो कि पर हेक्टेयर 4 या 5 हजार रुपए किसानों को देने का वादा किया था जी, किसानों को देने का वादा किया। रैतु बंधु इस स्कीम का नाम है जी, रैतु बंधु के तहत उन्होंने दिया था। तो ऐसा उनको लगा था कि जब इतना कुछ कर दिया है तो हम स्मूथ आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इसके बाद जो टीडीपी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें सीपीआई भी आ गई और एक वहां की जनजातीय पार्टी भी आ गई, उसमें उसके बाद उनके साथ दिक्कत ये हो गई कि अब उनको ये लग रहा है कि ये मैच करना टफ होगा। वोटों का डिवीजन की वजह से पिछली बार वो जीते थे 25% वोट। मतलब पांडे जी पिछले 2-3 महीने में ही यहाँ का चुनाव बदला है, 3 महीने में बदल गया। और असल में क्या हुआ कि जिस तरह से नेशनल लेवल पर एक्शन हुआ ना, और एक तरह से कांग्रेस और इन लोगों ने सीधा अटैक किया कि टीआरएस, बीजेपी और ओवैसी
ये तीनों मिले हुए हैं पीछे से जी। तो इसका जो है, इससे इन लोगों को वो संदेश देने की वजह से केसीआर के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि केसीआर को ओवैसी से भी अपने आप को अलग करना है और बीजेपी का से जुड़े होने का ठप्पा भी हटाना है। इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है कि केसीआर के खिलाफ जो ट्रेडिशनल जो वोट हैं वो एक तरफ से पूरा इकट्ठा होकर कहीं केसीआर को ही बाहर ना कर दें, और केसीआर ने उसके लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत बहुत दिलचस्प चुनाव इस बार तेलंगाना का। और बिल्कुल जिस तरह से अरुण पांडे जी कह रहे हैं कि 2019 का सेमीफाइनल है और बहुत कुछ यहां के चुनाव पर एक तरह से डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। अगर यहां पर यह फॉर्मूला एक तरह से जो एक्सपेरिमेंट है वो यहां पर अगर कामयाब होता है तो 2019 के चुनाव में बहुत कुछ बदलाव आएंगे यहां के चुनाव को देखकर। आशीष मिश्रा जी, क्या बीजेपी को एक कमी नहीं खल रही है कि अगर नायडू नाराज नहीं हुए होते, टीडीपी आज तेलंगाना में बीजेपी के साथ होती तो तस्वीर कुछ अलग होती? आशीष मिश्रा जी। जी, ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि हम आपने अभी देखा है, आपके जो रिपोर्टर थे रिपोर्ट कर रहे थे वहां से जी, उनका कहना था कि जो भी वोटर है जिनसे वो बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जो हम विकास के नाम पे वोट देंगे। तो हमने विकास करी है, उनको ये बात मालूम है, वहां के वोटरों को भी पता है ये चीज। तो उन रिपोर्टर साहब से मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जितना भी वो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों से, वो चीज पूछे लोगों से कि किस बेस पे वोट कर रहे हैं वहां के लोगों ने। तो हमारा वो मानना है कि हम विकास जो कर रहे हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसके हिसाब से लोकल बॉडी जितने भी लोकल वोटर होते हैं वो भी उसी को मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टीडीपी हमारे से चले गए तो हमें बेनिफिट है या नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा अपना वोट बैंक और वहां पे मजबूत होगा और 2019 में आप देखेंगे हमें उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मुझे। बिल्कुल, लेकिन एक कमी तो खली होगी ना भाई, कि अगर आज नायडू या टीडीपी जो है वो कांग्रेस के साथ है, अगर ये तस्वीर थोड़ी सी बदली होती है और नायडू साहब जो हैं वो बीजेपी के साथ तेलंगाना में खड़े होते तो एक मजबूती तो मिलती भाई। साउथ में आपको तेलंगाना में एक मजबूती तो बीजेपी को मिलती ही, लेकिन लोकल जो वहां के जो वोटर हैं इस चीज को नहीं मानेंगे। वो भी देखेंगे कि बेनिफिट को लेके जो वो चाह रहे थे टीडीपी, उसको लेके वो अलग हुए हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कितने फंड्स चाहिए, हमें अलग से वो बना के दो। इस चीज की वजह से वहां के वो टीडीपी अलग हुए हैं। तो वोटर जानते हैं इस चीज को कि वो अपने फायदे के लिए अपना फायदा सोच रहे थे, इसलिए वो अलग हुए हैं। वोटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल, अब ये तो 11 तारीख को ही पता चलेगा कि भाई कितना फर्क पड़ने वाला है या कितना फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वक्त जयपुर से हमारे रिपोर्टर लवली जुड़ गए हैं और संजय तिवारी भी खैरताबाद हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय तिवारी के पास ही हम सीधे चलेंगे और उनसे इस वक्त अपडेट लेंगे क्या कुछ हालचाल है। संजय तिवारी, तकरीबन पौन घंटा गुजर चुका है, 45 मिनट से ज्यादा हो गए पोलिंग को, क्या कुछ तस्वीर अभी है संजय? खड़ा हुआ हूं और सुबह के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम है वो काम नहीं कर रहा है, बंद हुआ है। उसको लगातार ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चालू नहीं हुआ है। क्या समस्या है मैम इसमें? क्या प्रॉब्लम है सर? అంటే ఇది ఓపెన్ ట్రైనింగ్ కొంచెం क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या 7 बजे सुबह चेक नहीं हुआ था क्या? नहीं साहब, ऑफिसर से बात कीजिए। ये चेक नहीं किया था क्या सुबह आपने? क्यों काम नहीं कर रहे? मार्क पोल हो गया सब अच्छा है, पूरा काउंट करे, करेक्ट आया रिजल्ट। ये ओरिजिनल पोल स्टार्ट हो रहा है, फिट खराब हो गया। तो आप दूसरा खराब नहीं, कुछ कंफ्यूज है, ट्राई जो यहाँ पर लोग हैं पोलिंग कराने के लिए आए हैं, वो अभी तक वो उनको कंफ्यूजन है कि मशीन कैसे चालू होगी। सो उनका कहना है कि सुबह मॉक पोल उन्होंने कराया था लेकिन उसके बाद से वो मशीन को नहीं ऑपरेट कर पा रहे। कुछ लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। क्यों सब, क्या ये मशीन कितने बजे आप आ गए थे यहाँ पर? 7 बजे से यहाँ पर ठहरे हुए हैं हम, अभी तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ। अभी तक वेट कर रहे हैं कि बोल रहे कि उन्होंने टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है और अभी सील नहीं कर रहे। क्या समस्या आ रही है? टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए चालू नहीं हुआ अभी तो। परेशान हो रहे हैं हम, हाफ एन आवर से वेट कर रहे हैं इधर से। कुछ महिलाएं भी खड़ी यहाँ पर। हाँ जी, आप कुछ जल्दी डाल के ड्यूटी को जाएंगे बोल के आए हम लोग। 7 बजे से ठहरे हुए, ऑलरेडी 50-60 जाने चले गए रिटर्न पोलिंग के बाद से। 7 बजे स्टार्ट होने का 8 बजे अभी तक एक वोट भी नहीं गिरा।
50 के तकरीबन इनका कहना है कि 50 लोग यहाँ से पोलिंग के लिए सुबह सुबह आए थे, लेकिन वो वापस चले गए क्योंकि वोटिंग नहीं हो पा रही है, मशीन अभी तक ऑपरेट नहीं कर पा रही है और इसके लिए ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। 7:30 बज रहा है सुबह का और आधा घंटा हो चुका है। कई लोग पोलिंग करने के लिए आए थे, वो वापस लौट गए, तो ये बड़ी समस्या है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बाहर से कोई दूसरी टीम नहीं आई है और यहीं पर जो पोलिंग स्टेशन पर जो ऑफिसर्स हैं वो ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मशीन जो है वो चालू हो सके, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पोलिंग शुरू नहीं हो पाई है। कैमरामैन दास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने खैरताबाद में हालात का जायजा लिया था। ईवीएम खराब है, ये एक बड़ा मसला हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था और संजय से भी बात हो रही थी तो उन्होंने कुछ देर पहले कहा था कि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन देखिए खैरताबाद में एक मशीन खराब हो गई और वोटरों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जरूर होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग निकलकर पोलिंग बूथ पर आते हैं और जब वहां पर इस तरह की परेशानियां होती हैं, लोगों को लाइन में ठहरना पड़ता है और फिर अगर कोई पोलिंग बूथ से आकर लौट जाता है तो आप यह मानकर चलिए कि 90% वो दोबारा आने वाला नहीं है। मतलब इस पर संजीदगी से इलेक्शन कमीशन को और इंतजामिया को कम से कम ध्यान देना चाहिए। लगातार इस तरह की आखिर परेशानियां क्यों आ रही? सीधे जयपुर का रुख करेंगे, लवली हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। लवली, बस अब 8 से 10 मिनट और बचे हैं जयपुर वालों के और राजस्थान वालों के पास पोल करने के लिए। कितना उत्साह है आज की पोलिंग को लेकर जयपुर और राजस्थान के लोगों में? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में खासा उत्साह है क्योंकि इस बार राजस्थान के अंदर 20 लाख से ज्यादा नए मतदाता जो जुड़े हैं और हम आपको बता दें कि इस बार मतदाताओं ने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है 4 करोड़ से ज्यादा का। 4 करोड़ 74 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो पूरे राजस्थान के अंदर 51,000 पोलिंग बूथों पर 2274 यानी 2274 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद राजस्थान के अंदर जो वोटिंग है वो शुरू होने वाली है। लोगों के अंदर उत्साह है। हालांकि 8 बजे वोटिंग का समय तय किया गया है, 8 बजे से 5 बजे का, लेकिन उससे पहले भी लोग मतदाता जो हैं वो जो मतदान स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जब बोला जाएगा कि उन्हें लाइन में लगना है तो वो लोग, मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद है, जहां की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये मतदान केंद्र पर लोगों के आने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो गया है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों को से बात करने की कि वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है आज। इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। आप लोग किस तरह से मतदान करेंगे आगे? हम बिल्कुल सच्चा एक निर्दलीय को चुनेंगे, बढ़िया इंसान को, अच्छे व्यक्ति को चुनने की बात यहां पर की जा रही है। बड़ी तादाद में यहां पर लोग जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि राजस्थान की 199 सीटों पर जो है मतदान इस बार किया जा रहा है। रामगढ़ अलवर की एक सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का निधन होने से, उनका देहांत होने से वहां के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। तमाम राजस्थान की 199 सीटों पर इस बार मतदान होने जा रहा है। उम्मीद यहां पर यही की जाती है कि हर बार मतदान का प्रतिशत यहां पर बढ़ता है, लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार जो कोशिश है निर्वाचन विभाग की वो ये है कि 75% से अधिक जो मतदान है वो राजस्थान के अंदर किया जाए। स्वीप कार्यक्रम यहां पर चलाया गया है। तमाम जो वीवीआईपी से लेकर के आम जो वोटर्स हैं सभी लोग लाइनों में लगकर के अपनी बारी का इंतजार करेंगे और राजस्थान के तमाम जो 33 जिले हैं वहां पर जो है मतदान से पहले जो डेमोस्ट्रेशन का काम किया जाना चाहिए मतदान के बूथों पर, वो यहां पर पूरा किया जा चुका है। हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर यहां के मतदान केंद्र की। यहां पर मतदान केंद्र में किस तरह के इंतजाम जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में किए गए हैं। यह मतदान केंद्र है 109 नंबर का, आदर्श नगर विधानसभा सीट का यह मतदान केंद्र है। इसे यहां की हॉट सीट भी कहा जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो इसी मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। साधु वासवानी स्कूल है। यहां पर 1332 करीब 1 से 1,500 मतदाताओं का एक पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां पर जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो मतदाता होंगे वो यहां पर पहुंचेंगे। हम आपको बता दें राजस्थान के अंदर कई हॉट सीटें हैं जहां पर आज फैसला होना है उनके भविष्यों का, उनकी किस्मत का, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं, तमाम जो और लोग जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके भाग्य का फैसला भी इसी तरह के मतदान केंद्रों की लाइन में लगे हुए मतदाता ही करेंगे। और अब से कुछ देर बाद जब मतदान शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह का उत्साह आपने देखने की कोशिश की, यहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए, हम और लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं और जो यंगस्टर्स हैं यहां पर वो भी यहां पर पहुंचे, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहली बार मतदान करेंगे? पहले किया आपने? पहले किया हुआ है। पहले किया है। तो लोकतंत्र के महापर्व को कितना अहम मानते हैं आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़ इलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या पहली बार मतदान करेंगे? पहले किया आपने मतदान? फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम मतदान करेंगे, तो क्या सोचकर मतदान करने पहुंचे हैं आप लोग? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम कोई ऑफिसेज भी नहीं गए हैं, यहाँ तक कि हमने हमारे
जो शॉप्स वगैरह हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनमें वर्कर्स की भी छुट्टी दी है, क्योंकि इलेक्शन पहले ये ज़रूरी है। इसी से हमारे फ्यूचर का, हमारे व्यापार का, हर चीज़ का फैसला होना। फ्यूचर का फैसला यहाँ पर होना। आप क्या पहली बार मतदान करेंगे? पहले मतदान किया आपने? कुछ लोग सकपकाते हैं बोलने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों का जोश यहाँ पर बता रहा है। कुछ महिला मतदाता भी पहुंची, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपने पहले भी मतदान किया होगा और आज भी मतदान करें, कितना उत्साह है सभी में मतदान को लेकर? मतदान मेरे को लगता है कि इस बार जैसे 73% का कह रहे हैं, पर मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है और इस बार प्रचार प्रसार बहुत हुआ है कि मतदान का उपयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल लवली, मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो सर्दी का असर बहुत ज्यादा है राजस्थान में, लेकिन जयपुर में सर्दी ज्यादा है। आपने भी मोटी जैकेट पहन रखी है, लेकिन लोगों में चुनाव को लेकर एक गर्मी है, लोगों में उत्साह है। टाइम से पहले ही लोग पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर, लोगों में एक जोशो खरोश है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर हम बात करेंगे चुनाव पर।